नमस्कार। आज का टॉपिक है मेलाज्मा। मेलाज्मा के अलग अलग नाम हैं। कुछ लोग इसे झाइयाँ कहते हैं, कुछ छाया कहते हैं और कुछ लोग इसे काले धब्बे कहते हैं। तो ये मेलाज्मा क्या होता है, कैसे होता है, इसके कितने प्रकार हैं और इसका क्या कारण है, इन्हीं सब बातों पे मैं आज आपको बताऊंगा। तो मेलाज्मा हमारे चेहरे के ऊपर लाइट ब्राउन कलर के या डार्क ब्राउन कलर के या ग्रेश ब्राउन कलर के धब्बे के रूप में देखते हैं। ये धब्बे दोनों गालों पर होते हैं, नाक पर होते हैं, माथे पर होते हैं और लेकिन कभी कभी ये आर्म पर, फोर आर्म पर, शोल्डर पर और नेक पर भी आ जाते हैं। मेलाज्मा बहुत ही कॉमन कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। 90% केसेस में ये महिलाओं में होता है, केवल 10% केसेस में पुरुषों में होता है। महिलाओं में भी ये प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा होता है और 70% प्रेग्नेंट लेडीज़ में मेलाज्मा होता है और इसीलिए हम इसके मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। मेलाज्मा डार्क स्किन वाले लोगों में ज़्यादा होता है और सर्दियों के बजाय गर्मियों में ज़्यादा होता है। ये शुरू होता है 20 से 40 वर्ष की उम्र में और कई सालों तक चलता रहता है। लेकिन जो प्रेगनेंसी में चालू होता है वो डिलीवरी के 3-4 महीने बाद ठीक हो जाता है। तो मेलाज्मा क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट कारण तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ये इतना जरूर जानते हैं कि ये कैसे होता है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके होने में मदद करते हैं या जिनसे ये बढ़ जाता है। तो मेलाज्मा में ये काले धब्बे कैसे बनते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। हमारी त्वचा में कलर बनाने वाले सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये सेल्स एक पिगमेंट बनाते हैं जिसे मेलानिन कहते हैं और ये मेलानिन ही हमारे स्किन को और बालों को कलर प्रदान करता है। मेलाज्मा में ये मेलानोसाइट्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और जिससे ज़्यादा मेलानिन बनती है और वहाँ पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। अब ये जानना जरूरी होगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन काले धब्बों को बनने में मदद करते हैं। तो मेलाज्मा के होने में दो बड़े ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। एक है फीमेल सेक्स हार्मोन्स और दूसरा है सन एक्सपोजर। पहले हार्मोन्स की बात करते हैं। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है वो उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसका असर मेलानोसाइट्स पर होता है और मेलानोसाइट्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और वो ज़्यादा मेलानिन बनाने चालू कर देते हैं और इसलिए प्रेगनेंसी में मेलाज्मा कॉमन आया। इसी तरह से जो महिलाएं बर्थ कंट्रोल के लिए ओरल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं या मेनोपॉज में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, उनमें भी मेलाज्मा के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इनमें भी ईस्ट्रोजन होता है। हार्मोन्स के बाद अब जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है सन एक्सपोजर। सूरज की किरणों से हमें अल्ट्रावायलेट लाइट मिलती है, विजिबल लाइट मिलती है और इंफ्रारेड लाइट भी मिलती है। ये लाइट्स मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करती हैं जिससे ज़्यादा मेलानिन बनती है और काले धब्बे बन जाते हैं। पुरुषों में मेलाज्मा होने के दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक है सन एक्सपोजर और दूसरा है जेनेटिक फैक्टर। इस जेनेटिक फैक्टर के कारण से ही मेलाज्मा के लगभग 30 से 40% केसेस में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। इन फैक्टर्स के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो मेलाज्मा के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड की बीमारी हो सकती है, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग हो सकता है, कुछ दवाइयों का प्रयोग या ब्लू लाइट का असर। ब्लू लाइट हमें घरों में यूज होने वाली तेज एलईडी लाइट से मिलती है या एलईडी टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन की जो स्क्रीन्स होती हैं उनसे ब्लू लाइट निकलती है। मेलाज्मा के बारे में ये सब जानने के बाद अब आप जानना चाहेंगे कि इसका इलाज क्या है। इलाज में सबसे जरूरी चीज़ ये है कि हम उन कारणों का निवारण करें, उनको दूर करें जिनसे मेलाज्मा होता है। इनमें एक बहुत ही जरूरी कदम है धूप से बचना, और उसके लिए हमें हैट्स और छाते का प्रयोग करना चाहिए और शरीर के खुले भागों को कपड़े से ढक लेना चाहिए। ये उपाय सनस्क्रीन से ज़्यादा कारगर होते हैं। लेकिन फिर भी अगर सनस्क्रीन को यूज़ करना है तो हमें कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए? तो हमें वो सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए जो यूवीए, यूवीबी और विजिबल लाइट इन तीनों को ब्लॉक कर सके, यानी वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन हो। तो इसके लिए हम फिजिकल सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है और साथ में इसके एलर्जी के चांसेस भी कम होते हैं। तो इन फिजिकल सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड होता है या टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये थिक होती हैं सनस्क्रीन्स और चेहरे पर लगाने पे एक सफ़ेद परत के रूप में दिखाई देने लगती हैं, तो जिससे लोग इनको कम पसंद करते हैं। लेकिन आजकल ये माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में आ गई हैं जिससे प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई। सनस्क्रीन धूप में जाने से हमें आधा घंटा पहले लगानी होती है और अच्छी तरह से पूरे चेहरे पर, खुली जगह पर लगा लेनी चाहिए और हर 2-3 घंटे में इसको रिपीट करना चाहिए। मेलाज्मा के जो अन्य दूसरे कारण हैं उनका भी हमें निवारण करना चाहिए, जैसे कि अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं
तो उसकी जगह कोई और साधन काम में लें। कॉस्मेटिक्स का प्रयोग हम नहीं करें और वैक्सिंग जो है वो बिल्कुल नहीं कराएं और मानसिक तनाव से हम थोड़ा दूर रहें जितना हो सके। अब मेलाज्मा में दवाइयों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक जरूरी चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी आप बाजार में मिलने वाली स्किन लाइटनिंग क्रीम का प्रयोग नहीं करें और न ही किसी दूसरे के द्वारा बताई गई या किसी दूसरे के लिए बताई गई दवाई का यूज़ करें, क्योंकि मेरे पास अनेक ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इन क्रीम को लगाकर अपने चेहरे को परमानेंट नुकसान पहुंचा लेते हैं। मेलाज्मा कई प्रकार के होते हैं और उनके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, तो किसको कौन सी दवाई देनी है और कब तक देनी है इसका सही निर्णय एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकता है। तो जैसे कि मान लो अगर मेलाज्मा त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत में है जिसे हम एपिडर्मल मेलाज्मा कहते हैं, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। इसी तरह से अगर मेलाज्मा त्वचा की नीचे वाली परत के अंदर है जिसे हम डर्मल मेलाज्मा कहते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होगा। तो दवाइयों में मुख्य रूप से हम हाइड्रोक्विनोन का प्रयोग करते हैं 2 से 5% स्ट्रेंथ के अंदर। ये एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, लेकिन इसका लंबे समय तक अगर प्रयोग किया जाए या ज़्यादा परसेंटेज में प्रयोग करेंगे तो मेलाज्मा और गहरा हो जाएगा और ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, जिसे हम ऑक्रोनोसिस कहते हैं, जो एक सीरियस साइड इफेक्ट है। हाइड्रोक्विनोन के अलावा हम टेटिनोइन और स्टेरॉइड का भी प्रयोग करते हैं और इन तीनों को मिलाकर भी यूज़ करते हैं, जिसे हम ट्रिपल कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन इनके भी गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि स्किन का पतला पड़ जाना। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ भी हैं जिनको हम मेंटेनेंस के रूप में काम में लेते हैं, जैसे कि कोजिक एसिड है, एजेलिक एसिड है, आर्बिट्रीन है, ग्लाइकोलिक एसिड है, आदि कुछ और भी दवाइयाँ हैं। इन लगाने वाली दवाइयों के अलावा कुछ खाने वाली दवाइयाँ भी काम में आती हैं, जैसे कि ट्रेनेक्सेमिक एसिड है, लेकिन इसको भी हम 6 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। दवाइयों के अलावा कुछ अन्य इलाज भी मेलाज्मा के लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि केमिकल पील्स हैं, डर्माब्रेजन है और लेजर्स हैं। इन साधनों को हम तभी काम में लेते हैं जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है या उससे पूरा फायदा नहीं होता है। तो केमिकल पील्स में हम ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हैं, टीसीए यूज़ करते हैं या टेटिनोइन यूज़ कर सकते हैं। इनको महीने में 1 या 2 बार यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इनके भी साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि इलाज के बाद चेहरे का काला पड़ जाना, जिसे हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। लेजर्स में हम क्यूसिस लेजर्स को यूज़ करते हैं और इसे हर महीने यूज़ करना पड़ता, 5-6 महीने तक हम यूज़ करते हैं। इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे चेहरा का काला पड़ सकता है या कुछ सफ़ेद धब्बे भी पड़ सकते हैं। मेलाज्मा का इलाज हर मरीज के लिए अलग होता है और किस मरीज को कौन सा इलाज सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, ये एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड कर सकता है। अब एक जरूरी प्रश्न ये है कि क्या अपन मेलाज्मा को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी मेलाज्मा का क्या कुछ बचाव है। जी हाँ, बचाव है मेलाज्मा का, तो उसमें सबसे ज़रूरी है धूप से बचना। मेलाज्मा के ठीक होने के बाद में भी अगर आप धूप से बचत नहीं करेंगे तो मेलाज्मा दोबारा हो जाएगा। तो धूप से बचने के अलावा हमें ब्लू लाइट से भी बचना होगा। इसके लिए कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन, स्मार्टफोन की स्क्रीन से हमें बचने के लिए हमें ब्लू लाइट फिल्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा या इसको नाइट मोड में डालना पड़ेगा, इसकी ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी। इससे बचाव की एक और साधन है कि कंप्यूटर या फ़ोन को हमें कम से कम 20 से 30 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। मेलाज्मा या किसी भी बीमारी के बचाव में एक और इम्पॉर्टेंट रोल है, वो है अपनी जनरल हेल्थ का। जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस कम करना और प्रॉपर नींद लेना, ये एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है। हेल्दी डाइट में हमें फलों और हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए और जंक फूड से हमें दूर रहना चाहिए। जहाँ तक नींद का सवाल है, तो आजकल अनेक साइंटिफिक स्टडीज से अच्छी तरह से प्रूव हो गया है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें रोज़ाना 7-8 घंटे नींद लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी में और खासकर अपनी त्वचा में दिन भर जो डैमेज होता है, बॉडी इसको नींद में ही रिपेयर करती है और मेलाज्मा में भी यही बात लागू होती है। स्ट्रेस का भी हम मेलाज्मा में इम्पॉर्टेंट रोल है और उसे कम करने के लिए अपन योगा और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा रोज़ाना हमें कुछ न कुछ एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज जितनी हार्ट डिजीज़ के लिए ज़रूरी है, उतनी ही स्किन डिजीज़ के लिए भी आवश्यक है। तो आज की टॉक समाप्त करने से पहले मैं 3 बातों को जोर देकर कहना चाहूँगा। एक तो ये कि मेलाज्मा का इलाज लंबा होता है, कुछ महीने लग सकते हैं इसको इलाज में, लेकिन इसके लिए आपको धीरज रखना चाहिए। दूसरा, इलाज किसी अनुभवी डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कराएं। और तीसरा,
बाजार में मिलने वाली स्किन लाइटनिंग क्रीम्स का कभी भी प्रयोग नहीं करें, क्योंकि स्किन को परमानेंट नुकसान हो सकता है इससे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।